तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे इकोलॉजी, जो हमारी 12th NCERT का 5th यूनिट है। नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा आप जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले आज इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम समझेंगे। इकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में इकोलॉजी क्या है, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन अगर हम समझें तो यहाँ इकोलॉजी आप सब अच्छे से जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन है। हमारी अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, जहाँ कहीं भी वो रहता है, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब भी हो सकता है। वो जहाँ कहीं भी जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है, वहाँ अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ न कुछ इंटरेक्शन जरूर करता है। उसी इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी है। इसी की स्टडी को हम यहाँ पर इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच ऐसा क्या इंटरेक्शन है जिसे हम इकोलॉजी में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट टर्म क्लियर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? अगर सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो हम कहेंगे एनवायरनमेंट जो कुछ भी हमारी सराउंडिंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग है वही हमारा एनवायरनमेंट है। आज इस लिविंग को क्या हम बायोटिक रिप्रेजेंट कर दें, नॉन लिविंग को हम ए बायोटिक रिप्रेजेंट कर दें, और बायोटिक और ए बायोटिक दोनों आपस में मिलकर एनवायरनमेंट बनाएंगे। बायोटिक मतलब जैसा मैंने कहा लिविंग्स अगर है तो ये बायोटिक यहाँ पर प्लांट भी हो सकते हैं, ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, ये यहाँ माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, और ए बायोटिक के अंदर नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे कि लाइट है, जैसे कि टेम्परेचर है, जैसे कि सॉइल है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि एयर है, ये सब यहाँ ए बायोटिक और बायोटिक, ए बायोटिक और बायोटिक ने मिलकर एनवायरनमेंट बनाया। इसे देखकर हमें एक बात और समझ में आ रही है कि ऑर्गेनिज्म भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब में से कोई एक है। अगर ऐसा है तो वो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है, और अपने एनवायरनमेंट में रहकर वो दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बस उसी की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। चलिए, हमें एनवायरनमेंट भी समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है और वहाँ रहकर दूसरे बायोटिक और ए बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। लेकिन अभी भी ये हम नहीं समझ पाए कि इंटरेक्शन में हो क्या रहा है। अगर इस बात को हम समझे तो हमें यहाँ इकोलॉजी शब्द को ब्रेक करके देखना पड़ेगा। इकोलॉजी शब्द, ये टर्म
दो बातों से मिलकर बनी हुई है, एक ओइकोस और एक लोगोस। ओइकोस का मतलब होम या फिर कह दीजिए हैबिटेट। लोगोस का मतलब स्टडी। ऑर्गेनिज्म जिस किसी भी हैबिटेट में रह रहा है वो हैबिटेट ऑर्गेनिज्म का फॉरेस्ट भी हो सकता है, ग्रासलैंड भी हो सकता है, वो हैबिटेट डेजर्ट भी हो सकता है, पॉन्ड भी हो सकता है, वो हैबिटेट यहाँ कोई दूसरा किसी भी तरह का हैबिटेट ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में आज आपसे फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेता हूँ कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट फॉरेस्ट है, तो यहाँ ये रहा एक फॉरेस्ट और इस फॉरेस्ट में ऑर्गेनिज्म सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ का एनवायरनमेंट किन दो चीज़ों से मिलके बनेगा। आप सब कहेंगे कि फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट बायोटिक और एबायोटिक से मिलके बनेगा। क्या बायोटिक के अंदर यहाँ प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, माइक्रोब्स होंगे और एबायोटिक के अंदर यहाँ पर वही सारे एबायोटिक फैक्टर, जैसा कि हमने कहा कि लाइट भी है, यहाँ टेम्परेचर भी है, यहाँ सॉइल भी है, यहाँ वाटर भी है, यहाँ एयर भी है, ये सब यहाँ के एबायोटिक और बायोटिक ने मिलकर फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट बनाया। क्या ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब भी हो सकता है और ये दूसरे बायोटिक और एबायोटिक के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन जरूर करेगा। ये इंटरेक्शन क्या होगा? अगर हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर इंटरेक्शन में, जैसे आप जानते हैं कि लाइट गिरती है तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइट से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, इसका मतलब एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हुआ। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि प्लांट और लाइट के बीच का इंटरेक्शन हुआ है। जब प्लांट के पास में फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक फूड फॉर्मेशन हुआ तो हम जानते हैं कि इसको एनिमल्स खा रहे हैं। जब एनिमल्स ने उसको खाया तो उस केस में यहाँ पर हम कहेंगे कि एनिमल्स उस फूड को खाएंगे तो बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हो गया। यहाँ एबायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है, यहाँ बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन है। और जब प्लांट और एनिमल दोनों जब मर जाते हैं तो क्या माइक्रोब उसे खाएंगे? अगर माइक्रोब खा रहे हैं तो वो भी तो एक तरह का इंटरेक्शन है। यहाँ माइक्रोब ने जब उन्हें खाया तो आप सब जानते हैं कि मिनरल सॉइल में आएगा और सॉइल से वापस ये मिनरल प्लांट के पास जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म जितने भी इस एनवायरनमेंट में है ये यहाँ पर एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से इंटरैक्ट जरूर कर रहे हैं। वही इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारते हैं। तो हमारी अर्थ पे जिस किसी भी हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब जहाँ कहीं भी रहता है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ, मतलब कि बायोटिक और एबायोटिक के साथ कुछ न कुछ इंटरैक्ट जरूर करता है और उसी इंटरेक्शन की स्टडी इकोलॉजी है। जैसा मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझा दिया कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट एक फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट, एनिमल, माइक्रोब ने बायोटिक और लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एयर ने एबायोटिक, मतलब दोनों ने मिलकर यहाँ का एनवायरनमेंट बनाया। और अभी अभी हमने कहा कि यहाँ लाइट के आने से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया, मतलब कि
एबायोटिक का बायोटिक से इंटरेक्शन हुआ। यहाँ पर प्लांट को जब एनिमल ने खाया, एनिमल को एनिमल ने खाया, तो यहाँ बायोटिक का बायोटिक के साथ इंटरेक्शन हुआ। और यहाँ पर जब ये दोनों मर गए तो माइक्रोब्स ने इसको फीड किया और इससे मिनरल सॉइल में आया और इस सॉइल के मिनरल को वापस प्लांट ने एब्जॉर्ब किया। अगर ऐसा हो रहा है तो बायोटिक एबायोटिक एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस इंटरेक्शन में है और यही इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी के नाम से पुकारेंगे। हम तो आज आपसे ये भी कहेंगे कि हमारी अर्थ पे एक भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट होकर रह जाए, एक भी नहीं है। आपके एनसीईआरटी भी लिखती है कि इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स शुड लिव क्लोजली टुगेदर। इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे के साथ रहना होगा। ऐसा एक भी नहीं है जो अपने एनवायरनमेंट से आइसोलेट होकर रह जाए। अगर कोई एक अकेला पर्सन किसी जगह पर बैठा है और वो कहे कि मैं किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं अकेला हूं, उसका ये कहना गलत है। वो अपने एरिया की, अपने एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है और एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म का यही इंटरेक्शन जो बहुत क्लोजली है, बहुत टाइटली एसोसिएशन है, बस उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहेंगे। आप बच्चे यहां पर ध्यान रखें कि हम आज आपसे ये भी कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म से एक दूसरे से इफेक्टेड है। ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ रहा है। अगर हम किसी जगह पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो हमें वहां पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होना, इसका मतलब टेम्परेचर से हमें फर्क पड़ रहा है। चलिए हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाते, हम उस जगह पर अगर पहले से 50% वहां पर है, अगर उनकी क्वांटिटी 100 कर देंगे तो टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से ऑर्गेनिज्म को फर्क पड़ रहा है। तभी तो कहा ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। और अगर ऐसा है तो इसी इंटरडिपेंडेंसी, इसी इंटर रिलेशनशिप की स्टडी को हमने क्या कहा? इकोलॉजी। यहां इंट्रोडक्शन में अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमने ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बारे में आपसे कहा है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ जो कुछ भी इंटर रिलेशनशिप रखता है उसी की स्टडी को इकोलॉजी कहेंगे। और इंटर रिलेशनशिप में क्या क्या हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। लेकिन एक बात आपने नोट की है कि हमने सबसे पहले जब शुरुआत की तो बोर्ड पे लिखा ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हमारी इकोलॉजी की स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत ऑर्गेनिज्म से हो रही है। वैसे मन में आया कि इंटरेक्शन तो इसके पहले भी हो रहे हैं। एटम और एटम इंटरैक्ट करके मॉलिक्यूल बना रहा है, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन से कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सेल बन रही है, सेल से टिश्यू है, ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म है। जब इंटरेक्शन बहुत पहले से हो रहे हैं तो फिर हमने शुरुआत ऑर्गेनिज्म से ही क्यों की? क्योंकि ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है। मेरी ये बात सुन के आपके मन में आया स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट तो सेल है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ऑर्गेनिज्म भी यूनिसेलुलर हो सकता है, जैसा 5 किंगडम सिस्टम का प्रोटिस्टा। ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकता है, तो स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑर्गेनिज्म है। हमारी इकोलॉजिकल स्टडी की शुरुआत
ऑर्गेनिज्म से होगी। और जब ऑर्गेनिज्म अपने किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे एक साथ रहते हैं तो पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसे पॉपुलेशन कहा जाएगा। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक साथ आती है तो कम्युनिटी बनती है। इसका मतलब जब इंटरेक्शन का लेवल बढ़ रहा है तो उस केस में यहां पर टर्म बदल रही है। सिंगल इंडिविजुअल को ऑर्गेनिज्म कहा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को पॉपुलेशन कहा, डिफरेंट पॉपुलेशन को हमने कम्युनिटी के नाम से पुकारा। इसका मतलब एक ऑर्डर क्रिएट होता जा रहा है। इसी ऑर्डर को हम इकोलॉजिकल ऑर्डर के नाम से पुकारते हैं। तो इकोलॉजिकल ऑर्डर की शुरुआत कहां से होगी? ऑर्गेनिज्म से। ये ऑर्डर खत्म कहां पर होगा? अभी हम इसको डिटेल से देखेंगे, इसके बाद हम इकोलॉजिकल ऑर्डर पे बात करेंगे।